हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 16 अक्टूबर 2024 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये जानकारी दे दूँ कि हमारा ये जो सी सेट का बैच है, अगर आप में से कोई अभी भी इंटरेस्टेड है इस बैच को ज्वाइन करने में तो यू आर मोस्ट वेलकम। उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग इसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। और आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है अभी भी तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपकी क्लासेस मिस हुई हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर से बैच शुरू हुआ है, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी, जिसको आप लोग अनलिमिटेड टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो देख सकते हैं। और बाकी जो लाइव क्लासेस चलेंगी वो तो आप अटेंड कर ही सकते हैं। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट या कोई इशू है तो यहाँ पर जो है कि व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इसमें आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद अगर मिल रही है तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा हमारी हेल्प होगी एंड डेफिनेटली इसका जो ज़्यादा बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप लोगों के लिए रहेगा कि सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएंगे। आई होप ये बातें क्लियर हैं। तो प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आगे आएँ और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। चलिए, अब हम लोग जो है वो आज के अपने न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज हमें कौन कौन से आर्टिकल्स देखने हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं न्यूज़पेपर में। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है, फ्रंट पेज है। इसमें सबसे पहले तो वही बात है, मतलब यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, हालांकि वो मैं आपको कल भी बता चुका था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो शुरू हो रही है कहाँ, पाकिस्तान में। और उसमें अटेंड करने के लिए, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बार प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए हैं, बल्कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या विदेश मंत्री हैं एस एस जयशंकर, वो वहाँ पर गए हुए हैं। तो वहाँ पर ये मीटिंग दिखाई जा रही है, मतलब उनकी इमेज है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये कनाडा वाला इशू है तो उसको लेकर भारत ने कनाडा के जो पीएम है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके क्लेम को फिर से यहाँ पर खारिज किया है। और इनका, इंडिया का ये कहना है कि सेम ओल्ड ट्रूडो सेइंग सेम ओल्ड थिंग्स, कि ये वही पुराने ट्रूडो हैं और ये वही पुरानी बातें फिर से कर रहे हैं और हम इस क्लेम को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियंस किसी भी तरीके से, जो एक कैनेडियन सिटीजन था दैट इज़ हरदीप सिंह निज्जर, उसकी किसी भी तरीके से हत्या में भारत शामिल है। हम इस क्लेम को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, ये इंडिया का कहना है। लेकिन डिप्लोमेट्स को दोनों ही तरफ से निकाला गया है, वो मैंने आपको कल भी बताया था। तो इससे भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर एक आर्टिकल भी है आपका इसमें एडिटोरियल वाले पेज पर। मैं चाहूँगा कि एक बार आप उसको जस्ट रीड करें। हालांकि उसमें ऐसा कोई रिलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा बातें नहीं लिखी हैं, बट फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल्स क्या हैं वो देखते हैं हम लोग। यहाँ बीच में तो ऐसा कोई ख़ास आर्टिकल नहीं है ना। और एडिटोरियल वाले पेज का मैं आपको एक आर्टिकल दूंगा, ये वाला, अ टफ रोड फ्रॉम द ब्रिंक। ठीक है, तो इस आर्टिकल को एक बार आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा बहुत आपको कुछ यहाँ से चीज़ें मिलेंगी। एक टर्म यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको, दैट इज़ अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर टर्म मेंशन किया गया है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट एक इनफॉर्मल टर्म है जो यूएस और कनाडा के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा यूज़ किया जाता है रिगार्डिंग दोज हु मे हैव सम नॉलेज और इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम। यानी कि ऐसे लोगों के लिए इस शब्द का या इस
टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जो या तो जिनको क्राइम से रिलेटेड, किसी क्राइम से रिलेटेड, या तो उस क्राइम में वो शामिल है, इन्वॉल्व है, या फिर उनको उस क्राइम से संबंधित कोई उनके पास जानकारी है, कोई नॉलेज है। तो ऐसे पर्सनस को अमेरिका और कनाडा की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो कहती हैं पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको टर्म याद रखना है कि व्हाट इज़ अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, कि रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इसकी मीनिंग, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार आर्टिकल को पढ़िएगा, मैं शेयर करूँगा। आर्टिकल आसान है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से खास बातें जानने को नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एक आइडिया आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई और चीज़ खास काम की नहीं है, हम लोग सीधे आएंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर, और यहाँ पर हमें जो है वो 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं आज। तो सबसे पहला है कि हाउ बोन ओसिफिकेशन टेस्ट वर्क्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन लॉ। तो बोन ओसिफिकेशन टेस्ट कैसे काम करता है और लॉ में या कानून में इसका यूज़, इसका एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। फिर यहाँ पर एक थर्ड है, दैट इज़ यूएस का एक डिफेंस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये इसने इज़राइल को भेजा है, इसके बारे में बात करेंगे। और नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है, दैट इज़ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को उकसाना, बढ़ावा देना। ठीक है, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा है कि अननेसेसरी प्रोसिक्यूशंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बाकी एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो इन 4 आर्टिकल्स का मैं जिक्र करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार ये बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को लेकर टारगेट कर रहे हैं तो आप ये वाली जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, इस टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर एनरोल करें। ठीक है, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सी सेट, आपको तीनों ही चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं ओनली एट 849 रुपीज़। ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ मैं इसको कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको तीनों ही चीज़ें मिल रही हैं। 91 टोटल टेस्ट हैं और टेस्ट इसमें ऑलरेडी पब्लिश होना शुरू हो चुके हैं टेस्ट सीरीज़ में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इसमें एनरोल करें। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के टेस्ट की, तो वो आपको सिर्फ 699 में मिल जाता है। आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास सिर्फ जनरल स्टडीज़ का भी एक ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ के टेस्ट लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो वो आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है ओनली एट 449 रुपीज़ में, ये भी आप ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको 16 महीने का करंट अफेयर्स इन टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में दिया जा रहा है, जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का, ये आपको मिल जाता है ओनली एट 299 रुपीज़। और इसके बाद अगर आप सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाती है ओनली एट 249 रुपीज़। तो इनमें से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप इनमें ज़रूर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं, और किसी भी को लेकर, मतलब किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर आपके मन में कोई भी अगर कोई डाउट है ना, कुछ भी अगर कोई क्वेरी है, तो ये जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, आप इस पर बिना देर किए कॉल करें, मैसेज करें, और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको हम लोग जल्द से जल्द रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, बट इन टेस्ट सीरीज़ में एनरोल मैं तो कहूँगा कि जिसमें भी आप चाहें ज़रूर करें, बट एक ना एक टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने पहले से कोई टेस्ट सीरीज़ में एनरोल नहीं किया हुआ है तो अभी कर लें, दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है, आप लोग ये, कुछ लोग ये सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज़ जो है वो जनवरी फरवरी के बाद जो है अटैम्प्ट करनी चाहिए, लेकिन तब तक फिर बहुत देर हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू अटैम्प्ट इट, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ को सिर्फ अटैम्प्ट नहीं करना होता। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट करने के बाद उसमें आप किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस तरीके के आप क्वेश्चंस मार्क कर रहे हैं, वो सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, है ना, गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, उसके पीछे आपने क्या अपना थॉट लगाया क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो वो गलत क्यों हुआ, है ना, वो सब चीज़ें भी एनालाइज करने की होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, एंड यू आर जस्ट अटेम्प्टिंग इट। ठीक है, फॉर द सेक कि आपने ले ली है तो अब अटेम्प्ट करनी ही है, उससे कुछ नहीं होगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू फुलफिल एनीथिंग। ठीक है, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। द बेटर थिंग इज़ कि जितना जल्दी आप लोग एनरोल कर लें, इसलिए इस बार हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ निकाल भी जल्दी दी है। लास्ट ईयर हम लोगों ने नवंबर के बाद निकाली थी, इस बार अक्टूबर के शुरुआत में ही हम लोगों ने लॉन्च कर दी है, सो दैट कि थोड़ा सा आप लोगों को टाइम ज़्यादा मिलेगा और बेटर है
कि जितना जल्दी आप लोग टेस्ट ले लें, जितना जल्दी आप लोग टेस्ट अटैम्प्ट करने लगें, उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। क्योंकि टेस्ट को सिर्फ अटैम्प्ट नहीं करना है, बल्कि क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, कितने आप उसमें गेस वर्क कर रहे हैं, कितने आप एलिमिनेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आपको टेस्ट सीरीज़ के दौरान ही सीखनी होंगी। यू कैन नॉट लर्न दैम एट द टाइम ऑफ योर एक्चुअल एग्ज़ाम। जिस समय आप एक्चुअल एग्ज़ाम देने बैठे हैं, उन 2 घंटों में आप ये चीज़ें सीख नहीं सकते। वहाँ पर आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है। तो सीखेंगे कब? जनवरी फरवरी में जाके नहीं सीख पाएंगे, तब बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है, उस समय सब कुछ रिवीजन करना है, सी सेट है, सब कुछ है, एग्ज़ाम का प्रेशर भी है क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, सब्जेक्ट्स का लोड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उस समय के लिए इस काम को मत छोड़िए, अभी से इस चीज़ को अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। और अगर आप लोगों ने कोई और टेस्ट सीरीज़ में एनरोल नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली इसको एनरोल करें, क्योंकि बहुत बहुत अफोर्डेबल है। 849 रुपीज़ में आपको इतने टेस्ट आई डोंट थिंक कि कहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, और ये भी मत समझिएगा कि इतने कम प्राइस में आपको इतने टेस्ट दिए जा रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो सब कूड़ा कचरा होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर हमारी टेस्ट सीरीज परचेज़ की है, उनको ये आइडिया है, दिल डेफिनेटली हैव एन आइडिया कि हम किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर जो है वो एनरोल करें। ठीक है, मैंने आपको ऑल इन वन वाली टेस्ट सीरीज़ बता दी है जिसमें तीनों ही चीज़ें हैं, और बाकी उसके अलावा जो भी और हैं, अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है अबाउट दी बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो कैसे काम करता है और इसका लॉ में क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ये बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट अभी चर्चा में कैसे आया, न्यूज़ में कैसे आया, क्या इसका कंटेक्स्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आपको पता है कि महाराष्ट्र के एक फॉर्मर एमएलए है ना, पूर्व विधायक जिनका नाम है बाबा सिद्दीकी, उनकी अभी कुछ दिनों पहले गोली मार के हत्या कर दी गई, ये आपको शायद पता होगा। तो उनके मर्डर में, उनकी हत्या में जो आरोपी हैं, उनमें से एक आरोपी ने ये क्लेम किया कोर्ट के सामने कि वो जो है 17 साल का है। ठीक है, उसने ये कहा कि मैं जो है वो 17 साल का हूँ और मेरा जो ट्रायल है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार होना चाहिए। तो उसके बाद मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, जो उन एक्यूज्ड की कस्टडी चाहती थी, उसने ये कहा कि जो इस इंडिविजुअल का, उस व्यक्ति का जो उनको आधार कार्ड मिला है, उसमें उसकी एज जो है वो 19 साल लिखी हुई है। अब ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या ये एक्यूज जो है वो माइनर है, माइनर का मतलब होता है 18 साल से कम उम्र का, तो ये पता लगाने के लिए कि क्या वो एक्यूज या आरोपी जो है वो 18 साल से कम का है या ज़्यादा का है, तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो, जो ये एक सरकारी अस्पताल है जे हॉस्पिटल, वहाँ पर किया गया। और जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये पता लगा कि ये जो एक्यूज है जिसका नाम है धर्मराज कश्यप, ये माइनर नहीं है। ठीक है, ही इज़ नॉट अ माइनर। और कोर्ट ने उसको फिर पुलिस कस्टडी में 21 अक्टूबर तक रिमांड पे भेज दिया है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझे, ये इसका कंटेक्स्ट हो गया। अब बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है और इसके थ्रू कैसे किसी व्यक्ति की एज जो है, उम्र जो है वो पता लगाई जाती है। तो ओसिफिकेशन जो जनरली टर्म है उसको कहा जाता है नेचुरल प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, कि जो हड्डी, जो शरीर में हमारे हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के बनने का जो नेचुरल प्रोसेस है वो कहलाता है ओसिफिकेशन। ठीक है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द फीटस, जब किसी महिला के वूम्ब में, गर्भ में जो फीटस होता है, यानी कि जो भ्रूण होता है, जब उस फीटस का डेवलपमेंट होना शुरू होता है तो उसी समय जो है वो बोन फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें, उसके शरीर में हड्डियां होती है ना, बोन्स तो होती है, तो बोन फॉर्मेशन फीटस के टाइम पे शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यू रहता है लेट एडोलेसेंस तक। ठीक है, लेट एडोलेसेंस तक ये कंटिन्यू रहता है, उस तब तक हमारी सारी की सारी जो बोन्स हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। बट डिफर स्लाइटली फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब ये तो इन जनरल एक टाइमलाइन है, बट कुछ में थोड़ा सा देर से शुरू होता है, कुछ में थोड़ा देर तक चलता है, कुछ में थोड़ा जल्दी पूरा हो जाता है, तो इस तरीके से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर भी करता है।
अब बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एक्सपर्ट कैन डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द पर्सन। तो बोन्स के डेवलपमेंट का जो स्टेज है कि किस स्टेज में बोन्स का डेवलपमेंट अभी हो रहा है, उस आधार पर एक्सपर्ट जो है वो एक व्यक्ति की अप्रॉक्सीमेट एज, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बट हाँ अप्रॉक्सीमेट एज जो है वो पता लगा सकते हैं। अब बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट में क्या किया जाता है, एक्सरेज ऑफ अ फ्यू बोन्स, ठीक है, कुछ हड्डियों का एक्सरे लिया जाता है, जैसे कि हाथ की हड्डी हो गई, ठीक है, रिस्ट कलाई की हड्डी हो गई, तो इन हड्डियों का एक्सरे किया जाता है टू डिटरमाइन द स्केलेटल एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, स्केलेटल यानी कि जो स्केलेटन का डेवलपमेंट है, जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक्सरेज कंडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद इन इमेजेस को, जो एक्सरेज की इमेजेस हैं, इनको कंपेयर किया जाता है विद द एक्सरेज ऑफ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, कि अगर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ये हड्डियों का होता है तो इस तरीके की हड्डियां जो हैं वो किस उम्र में पाई जाती हैं, तो उससे उनको कंपेयर करते हैं और उससे ही एज जो है वो पता लगाई जाती है। द एनालिसिस कुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन अ स्कोरिंग सिस्टम that looks at individual bones on the hands and wrist and their growth and compares them with the standard of maturation of bones among a certain population। ठीक है, तो इस आधार पर भी बेसिकली करते हैं कि इंडिविजुअल बोन्स, मतलब किसी व्यक्ति की जो हाथ और रिस्ट की जो बोन्स हैं उनको देखते हैं, उनकी ग्रोथ को देखते हैं, ठीक है, और उसको फिर जो स्टैंडर्ड ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बोन्स है, मतलब जो इसकी बोन्स जो है वो किस एज में मैच्योर होती हैं, उसके हिसाब से भी वो फिर पता लगा लेते हैं। एंड वाई इज एज डिटर्मिनेशन सिग्निफिकेंट इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एज का डिटर्मिनेशन क्यों ज़रूरी है, कि एज का पता होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखो, भारत में अ पर्सन हु इज़ बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ कंसिडर्ड अ माइनर। ठीक है, जो भी व्यक्ति भारत में 18 साल से कम उम्र का है वो एक माइनर कहलाता है। और क्रिमिनल लॉ डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन अ चाइल्ड एंड एन एडल्ट व्हेन इट कम्स टू प्रोसीजर, करेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन एंड पनिशमेंट। तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, या फिर जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो एक बच्चे और एक अडल्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। मतलब अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो पहले ये डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या वो एक माइनर है या वो एक एडल्ट है, फिर उसके हिसाब से उसको, उसके साथ किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो होना है, क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, क्या करेक्शन है, क्या रिहैबिलिटेशन है, क्या उसको पनिशमेंट देना है, ये सब चीज़ें उस आधार पर डिपेंड करती हैं कि वेदर दैट पर्सन हु हैज़ कमिटेड द क्राइम इज़ अ माइनर और इज़ एन एडल्ट। ठीक, अब कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम का है, दैट इज़ गवर्नड बाय द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015। ठीक है, वो इसके थ्रू गवर्न होता है। A child who is found to be in conflict with the law cannot be sent to a prison meant for adults। यानी कि कोई भी बच्चा, ठीक है, जिसने अगर मान लीजिए कानून का कोई उल्लंघन किया है, कोई क्राइम किया है, उसको आप ऐसे जेल में नहीं भेज सकते जो एडल्ट्स के लिए बनाई गई है, बल्कि उस बच्चे को कहाँ भेजा जाएगा, जो ऑब्जर्वेशन होम है वहाँ पर भेजा जाता है। कोर्ट में भी उस बच्चे की पेशी नहीं होती, उस बच्चे को जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया जाता है, जिसमें एक मजिस्ट्रेट होता है और 2 सोशल वर्कर होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ काम करने का। ठीक है, इस बोर्ड के सामने उस बच्चे की इंक्वायरी होती है और बोर्ड ये निर्देश दे सकता है कि चाइल्ड को, यानी कि बच्चे को, या तो छोड़ दिया जाए एडमोनिशन करके। एडमोनिशन का मतलब होता है कि उसको फटकार लगा के, है ना, डांट डपट के, या तो उसको छोड़ दिया जाए या उसको कम्युनिटी सर्विस करवाई जाए, या फिर मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन अ स्पेशल होम, है ना, किसी विशेष उसको गृह में, जो मतलब जैसे बाल सुधार गृह वगैरह टाइप होते हैं, है ना, तो वहाँ पर उसको मैक्सिमम 3 साल के लिए रखा जाता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो एक जुवेनाइल के लिए अवेलेबल है। इसके बाद आगे लिखा है कि फॉलोइंग द अमेंडमेंट टू द जे एक्ट, ये जो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट है 2015 का, इसको अमेंड किया गया 2021 में। इसमें यह कहा गया कि इन केसेस वेयर अ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स हैज़ बीन एप्रीहेंडेड फॉर अ हीनियस क्राइम, यानी कि कोई भी अगर ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है और वो किसी हीनियस ऑफेंस में, ठीक है, किसी जघन्य अपराध में अगर शामिल है। अब हीनियस ऑफेंस को कैसे डिफाइन किया गया है कि ऐसा पनिशमेंट, मतलब ऐसा क्राइम जिसके लिए मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 7 साल का है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है
उसको एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना पड़ेगा विद रिगार्ड टू हिज मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी। ठीक है, मतलब उसको जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसको ये चीज़ एक फिजिकल टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना पड़ेगा कि उस बच्चे की जो 16 साल से बड़ा है लेकिन 18 साल से कम का होगा कि उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी क्या थी इस तरीके का क्राइम करने की, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंस ऑफ द ऑफेंस, और ये चीज़ कि अगर उसने मान लीजिए उसमें इस बात की समझ है या नहीं है कि अगर वो इस तरीके का क्राइम करता है तो इसका परिणाम क्या होगा, एंड द सर्कमस्टेंसेज विच इन विच ही एलिजली कमिटेड द ऑफेंस, और उसने किन हालातों में इस तरीके का अपराध जो है वो किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले देखी जाएंगी ये डिसाइड करने से पहले कि जो बच्चा है क्या उसको ट्रायल के रूप में, मतलब उसका एडल्ट के रूप में ट्रायल करना है या नहीं करना है। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए। तो ये बेसिकली हीनियस ऑफेंस के केस में है, और 16 साल से बड़े बच्चे के लिए, मतलब 16 से 18 साल के बीच का बच्चा अगर कोई हीनियस ऑफेंस करता है, कोई जघन्य अपराध करता है, कोई गंभीर अपराध करता है, तो उस केस में फिर ये चीज़ें देखी जाएंगी। आई होप क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आगे लिखा है कि व्हाट हैव कोर्ट सेड अबाउट द बोन ओसिफिकेशन टेस्ट। अब बोन ओसिफिकेशन टेस्ट को लेकर कोर्ट्स ने क्या क्या कहा है। जो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट है उसका सेक्शन 94 ये कहता है कि वेयर इट इज़ ऑब्वियस बेस्ड ऑन द अपीयरेंस दैट द सेड पर्सन इज अ चाइल्ड, ठीक है, द बोर्ड कैन प्रोसीड विदाउट कन्फर्मेशन ऑफ एज। यानी कि सेक्शन 94 जो कह रहा है कि जहाँ पर ऑब्वियस है, ठीक है, सिर्फ देख के ही अगर लग रहा है कि ये तो बच्चा है, ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि किसी की, जैसे आप ये मान के चलिए कि कोई अगर 12-13 साल 14 साल के आसपास का होगा या उससे कम एज का होगा तो उसको आप देख के पता लगा सकते हैं कि यार ये तो बच्चा है। ठीक है, उसके केस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोई अगर 16 साल 17 साल 18 साल उसके आसपास है तो थोड़ा सा पता लगा पाना कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वेदर ही इज़ अ माइनर और एन एडल्ट। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि जहाँ पर ऑब्वियस है, अपीयरेंस के आधार पर देख के ही जहाँ पर ये पता लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये बच्चा है, तो बोर्ड जो है वो बिना कन्फर्मेशन ऑफ एज के आगे अपनी कार्रवाई कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है। बट इफ़ देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर द डाउट, लेकिन हाँ अगर डाउट है तो बोर्ड को जो है फिर ये प्रोसेस करनी पड़ेगी एज डिटर्मिनेशन की। ठीक है, अब एज डिटर्मिनेशन कैसे होगी। एज डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले जो एविडेंस है वो कहाँ से आएंगे, जो सबूत हैं वो कहाँ से आएंगे। वो सबसे पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल, ठीक है, स्कूल की तरफ से जो बर्थ सर्टिफिकेट जारी होता है वहाँ से आ सकते हैं, या मेट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, कि जो भी आपका एग्जामिनेशन बोर्ड है वहाँ से आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट है या जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वहाँ से आपकी एज आ सकती है। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर एक ऐसा जन्म प्रमाण पत्र या जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो किसी कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल अथॉरिटी या पंचायत के द्वारा जारी किया गया है वो देखा जाएगा। अगर मान लीजिए वो भी नहीं है, ठीक है, अगर ये ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, ये वाला डॉक्यूमेंट भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द म्यूनिसिपैलिटी वाला भी नहीं है, फिर क्या करोगे। तो उस केस में एज जो है वो डिटरमाइन की जाएगी बाय द ओसिफिकेशन टेस्ट, या फिर कोई भी ऐसा लेटेस्ट मेडिकल एज डिटर्मिनेशन टेस्ट जो कि कमिटी या फिर बोर्ड के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा, उसके हिसाब से पता लगाई जाएगी। ऐसा इस एक्ट में लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद इसी साल मार्च के महीने में एक ऑर्डर पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दैट टेस्ट सच एज ऑसिफिकेशन मस्ट बी द लास्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज टू डिटरमाइन एज। यानी कि अगर आपको किसी व्यक्ति की उम्र का पता लगाना है तो ये ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो सबसे आखिरी में होना चाहिए। पहले आप और चीज़ों के थ्रू पता लगाने की कोशिश करें, वही मतलब सर्टिफिकेट्स वगैरह के थ्रू। अगर उससे आपको क्लियर हो जाता है किसी व्यक्ति की एज तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं क्लियर होती है तब अंतिम ऑप्शन होना चाहिए ये। ठीक है, ये यहाँ पर कोर्ट ने कहा है। कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट द टेस्ट कैन नॉट ओवरराइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन द एज ऑफ अ एक्यूज्ड पर्सन। ये भी कहा गया है कि जो ये टेस्ट है ऑसिफिकेशन टेस्ट, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ओवरराइड नहीं कर सकता। मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उनको ज़्यादा बड़ा प्रूफ माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इन सम केसेस, कुछ मामलों में
courts have rejected pleas by accused seeking a test। ठीक है, कि accused जो है वो टेस्ट की मांग करता है, लेकिन उसकी याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पर ये टेस्ट ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से अगर एज प्रूफ हो रही है तो दैट इज़ इनफ। ठीक है, अब ये बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कितना ज़्यादा रिलायबल है, कि मतलब इसके जो रिजल्ट्स आते हैं उनके ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। तो इसमें यह लिखा है कि द वेरिएबिलिटी इन ऑब्जर्विंग द मैच्योरेशन ऑफ बोन्स कुड इम्पैक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि जो बोन्स का मैच्योरेशन है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने में अगर कोई वेरिएबिलिटी है तो वो इस टेस्ट की एक्यूरेसी पे असर डाल सकती है। ऑल्सो द स्लाइट डिफरेंसेज इन डेवलपमेंट अमंग इंडिविजुअल लीव सम स्कोप फॉर एरर। और कुछ इंडिविजुअल्स में अगर मान लीजिए बोन्स का डेवलपमेंट किसी में तेज़ी से हो रहा है, किसी में हल्के हल्के हो रहा है, तो उस आधार पर भी जो डिफरेंसेस हैं उससे भी कुछ एरर आ सकते हैं। अब ये ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है ना, ये एक पर्टिकुलर आपकी एज नहीं बताता, ये एक रेंज बताता है। ठीक है, ये एक रेंज बताता है, जैसे कि 17 से 18 साल। अब कोर्ट्स हैव डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ मार्जिन ऑफ एरर इन द रेंज, कि इस जो रेंज है इसमें मार्जिन ऑफ एरर कितना होगा। मार्जिन ऑफ एरर मतलब कि जैसे यहाँ पर 2 साल का मार्जिन ऑफ एरर है, ठीक है, तो कोर्ट ने इस बारे में भी बात की है और ये भी कंसिडर किया है कि क्या जो रेंज की लोअर एंड है उसको एक्सेप्ट करना है या अपर रेंज जो है वो उसको एक्सेप्ट करना है। कि मतलब टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें जैसे लिखा आया कि व्यक्ति की एज जो है वो 17 से 19 साल है। अब 17 साल है तो वो माइनर है, 19 साल है तो फिर वो अडल्ट है, तो कौन सी एज माननी है। ठीक है, वो भी मामले जो हैं इस तरीके की बातें भी कोर्ट के सामने आई हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा इस साल कि जो पॉक्सो के मामले होते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, वहाँ पर जो एज ऑफ द विक्टिम है इज डिटरमाइंड थ्रू एन ऑसिफिकेशन टेस्ट, द अपर एज इन द टेस्ट रेफरेंस रेंज शुड बी कंसिडर्ड। तो वहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जो अपर रेंज है उसको माना जाएगा। अपर रेंज का मतलब जैसे 17 से 19 है तो 19 साल मानी जाएगी। एंड अ मार्जिन ऑफ एरर ऑफ 2 years इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड, और 2 साल से ज़्यादा का मार्जिन ऑफ एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी इन्होंने यहाँ पर बात बोली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये मामला पॉक्सो के केसेस में बोला है, बट अदरवाइज इसको लेकर कोई मतलब ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं, मतलब स्टैंडर्ड वो नहीं है, कोई आप कह सकते हैं कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ है कि कितने साल का माना जाएगा। बट ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि अपर एज जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, पॉक्सो के मामले में खासकर। क्लियर हो गई बात, यस और नो। ठीक है, चलिए, तो इस आर्टिकल को आप लोग पॉलिटी में ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास मैंने पहले ही बताया आपको लॉ को कोई लेकर कोई अलग से टॉपिक तो हमारे पास नहीं है ना, हमारे जीएस सिलेबस में। तो जो भी लॉ रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग पॉलिटी में ही लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रीन वॉशिंग गाइडलाइंस की। अब सरकार ने यहाँ पर कुछ नई ग्रीन वॉशिंग को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। अब क्या होती है ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, देखते हैं। देखिए, ग्रीन वॉशिंग क्या होती है वो भी समझना है और गाइडलाइंस क्या जारी की हैं वो भी समझना है। तो देखिए, यहाँ पर सीकिंग टू रेस्ट्रेन कंपनीज, आई होप ये दिख रहा है आपको, सीकिंग टू रेस्ट्रेन कंपनीज फ्रॉम मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स about the environment friendly nature of their products or services, the center on Wednesday released new guidelines that makes it mandatory for companies to substitute their claims with scientific evidence। यानी कि सरकार ये चाहती है कि जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नेचर के क्लेम करती है, ठीक है, कि मतलब जैसे कोई भी कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में उसको लॉन्च करते टाइम या ड्यूरिंग इट्स एडवर्टाइजमेंट ये कहती है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, तो सरकार का यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप ये चीज़ क्लेम कर रहे हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो इसको सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको इसको साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू बैक भी करना होगा। मतलब आपको अपने जो आपने बात कही है
उसके सपोर्ट में साइंटिफिक एविडेंस ये भी देने होंगे, ठीक है। क्योंकि कई सारी कंपनीज जो है वो इस तरीके के फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम्स करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री है, प्लास्टिक फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, उसमें ये नुकसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस तरीके के क्लेम्स कई सारी कंपनियां करती है। तो सरकार चाहती है कि इनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा लगाम लगाई जाए, कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए ये कहा गया है कि आप अगर कोई भी क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, आप क्लेम कुछ भी कीजिए, बट दैट हैज़ टू बी बैक्ड बाय आ साइंटिफिक एविडेंस। आप हवा में क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, और आप कुछ भी क्लेम करके गायब नहीं हो सकते कि आपने कोई क्लेम कह दिया और उसके पीछे क्या एविडेंस है वो आपको भी नहीं पता। ऐसा नहीं कर सकते, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग और मिसलीडिंग एनवायरमेंट क्लेम्स, इसको जारी किया गया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दैट इज सीसीपीए के द्वारा, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। और ये जो कदम लिया गया है सरकार के द्वारा, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स क्रैकडाउन ऑन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कि जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उनको रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। और ये न्यू जो नॉर्म्स लाए जा रहे हैं, जो नई गाइडलाइंस लाई जा रही हैं, ये जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, जिसको 2022 में बनाए गए थे, वो भी लागू रहेगा और ये भी लागू रहेगा, दोनों एक साथ काम करेंगे। ये भी डील करता है विद फॉल्स और एग्जेजरेटेड क्लेम्स इन एडवर्टाइजमेंट्स इन जनरल, ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट्स में जो फॉल्स या एग्जेजरेटेड क्लेम्स किए जाते हैं, कुछ गलत क्लेम्स किए जा रहे हैं या किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, तो ये उसके साथ डील करता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स में, विज्ञापनों में अगर कोई ऐसी बात कही जा रही है तो ये उससे साथ डील करता है। और इसके साथ साथ ये वाले जो नॉर्म्स हैं ये भी यहाँ पर रहेंगे, अब नए नॉर्म्स जो आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद ग्रीन वॉशिंग बेसिकली होती क्या है ये मैंने वैसे आपको बता ही दिया, बट ग्रीन वॉशिंग का मतलब यही है कि ऑल्दो ग्रीन वॉशिंग एज अ टर्म हैज़ बीन यूज्ड इन लिमिटेड कंटेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, इन दीज गाइडलाइंस इट हैज़ मच ब्रॉडर स्कोप। ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है refers to the growing tendency of companies, organizations, or even countries to make dubious or unverifiable claims about their activities, products or services being environment friendly or climate friendly, कि जिसमें कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंट्री, इवन कंट्री तक, अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कोई गलत क्लेम करे, कोई ऐसा क्लेम करे जिसको आप वेरीफाई ना कर सकें, ठीक है, और वो ये कहे कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस जो है वो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या क्लाइमेट फ्रेंडली है, भले ही वो नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरीके का क्लेम करना दैट इज़ नोन एज ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग आप नाम से ही समझ सकते हैं कि कोई चीज़ है उसको आप ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन मतलब वही हो गया एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्लाइमेट फ्रेंडली, है ना, विच इज़ लेस हार्मफुल और नॉट हार्मफुल एट ऑल, ठीक। अब ये जो क्लाइमेट चेंज को लेकर सेंसिटिविटी बढ़ रही है, तो कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से करें ताकि एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे से कम नुकसान हो। तो कई सारे जो हैं उनके लीगल कमिटमेंट्स या टारगेट्स भी होते हैं कि वो इस तरीके के मतलब इन चीज़ों को फॉलो करें। तो एज अ रिज़ल्ट कंपनीज और गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, इस तरीके के क्लेम्स करना शुरू कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के किए हुए होते हैं, मिसलीडिंग होते हैं, और कई सारे मामलों में वो क्लेम्स गलत भी होते हैं। अब 2015 में ये जो कंपनी है दैट इज़ फॉक्सवैगन, जर्मन कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, इसने बेसिकली ऐसा किया था, इसने चीटिंग की थी अपने एमिशंस टेस्टिंग में, जो इसके ग्रीन डीजल व्हीकल्स थे उनको लेकर, और उस समय ये ग्रीन वॉशिंग का एक बहुत बड़ा मामला बना था। कई सारी और बड़े कॉरपोरेशंस या कंपनीज जैसे कि शेल, बीपी और कोका कोला, इनके ऊपर भी ग्रीन वॉशिंग के आरोप जो हैं वो लगे हैं। इसके बाद कभी कभी जो है वो कुछ देशों के ऊपर भी ग्रीन वॉशिंग के आरोप लगते रहे हैं, जैसे कि जब वो अपने फॉरेस्ट पोटेंशियल को एग्जैजरेट करते हैं कि टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जैसे कभी कोई देश क्लेम करे कि हमारे देश के जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, उनकी क्षमता है कि वो इतना सारा कार्बन जो है वो क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, भले ही नहीं कर रहे हो एक्चुअल में, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ग्रीन वॉशिंग हो गई। एंड द इम्पैक्ट ऑफ न्यू रेगुलेशन ऑन कार्बन एमिशंस, ठीक है,
और नए कार्बन एमिशंस, नए मतलब कार्बन एमिशन को लेकर जो नए रेगुलेशंस हैं उसके इम्पैक्ट को लेकर वो कुछ अपनी क्लेम एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ा कर कहें। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स, कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म तो एक लेजिटिमेट एक्सरसाइज है, एक लीगल एक्सरसाइज है, लेकिन इसकी भी ये भी स्क्रूटनी के अंडर में आता है, बिकॉज द प्रोसेस फॉलोड इन द जनरेशन ऑफ क्रेडिट्स फॉर ट्रेड माइट नॉट बी साइंटिफिकली रोबस्ट। लेकिन इसमें जो क्रेडिट जनरेट किए जाते हैं, है ना, ट्रेड करने के लिए कार्बन ट्रेडिंग जो होती है, वो हो सकता है कि पूरी तरीके से साइंटिफिकली तरीके से जनरेट नहीं किए गए हो। सिमिलरली जो कार्बन ऑफसेट प्रैक्टिसेस होती हैं, जिसमें एक कार्बन इंटेंसिव एक्टिविटी, जैसे कि मान लीजिए एयर ट्रेवल, ठीक है, एयर ट्रेवल में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट होता है, तो इसको कंपनसेट करना होता है किसी दूसरी एक्टिविटी से, जैसे कि आपको नंबर ऑफ ट्रीज़ वगैरह लगाने हैं, तो वहाँ पर भी ग्रीन वॉशिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। कैसे कि मान लीजिए एयर ट्रैवल के दौरान जितना कार्बन एमिशन हो रहा है और वो कंपनी क्लेम कर रही है कि नहीं इतना कार्बन एमिशन तो हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो उसको ऑफसेट करने के लिए ऑब्वियसली वो कम पेड़ लगाने की बात करेगा, तो वहाँ पर भी ग्रीन वॉशिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। कभी कभी जो कंपनीज हैं वो जेन्युइन मिस्टेक्स भी कर देती हैं, जैसे कि ओवर एस्टिमेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कि उन कंपनीज के कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, उसके इम्पैक्ट को, उसके असर को वो ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, मतलब उसका ज़्यादा आकलन कर देते हैं, है ना, कि जितना उसका असर होगा उनको वो एस्टिमेट नहीं कर पाते उसका, उनको लगता है कि इससे ज़्यादा हो सकता है। हाउएवर वेरी ऑफन दे लाई और मिसलीड एंड दीज कंस्टिट्यूट द मोर सीरियस केसेस ऑफ ग्रीन वॉशिंग। लेकिन ज़्यादातर मामलों में, मतलब ये जेन्युइन मिस्टेक हो गई वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि कंपनीज झूठ बोलती हैं, ठीक है, या फिर मिसलीड करती हैं, गुमराह करने की कोशिश करती हैं, और ये जो है वो ग्रीन वॉशिंग के ज़्यादा सीरियस मामले बनते हैं। इस तरीके की जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो वाइड स्प्रेड हो गई हैं, मतलब बहुत बड़े स्तर पर फैल चुकी है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, दैट इज़ एंटोनियो गुतरेस, उनको भी ये बात कहनी पड़ी, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर ग्रीन वॉशिंग, ठीक है, कपल ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि 2 साल पहले उन्होंने भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर ग्रीन वॉशिंग की बात कही थी। यूएन ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है, ये मतलब ऐसे मेजर सजेस्ट करने के लिए कि ग्रीन वॉशिंग को कैसे जो है वो रोका जा सके। जो नॉन स्टेट एंटिटीज़ हैं, मतलब जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जैसे कॉरपोरेशंस हैं, फाइनेंशियल एंटिटीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सिटीज़ हैं या रीजन्स हैं, जिनका नेट ज़ीरो कमिटमेंट जिनको पूरा करना है, तो उनके लिए कैसे वो ग्रीन वॉशिंग ना करें, ठीक है, क्या ऐसे कदम उन्होंने यहाँ पर कुछ कदम बताए हैं कि जिससे ये लोग जो है वो ग्रीन वॉशिंग ना करें, इनको रोका जा सके। एक्सपर्ट ग्रुप ने कई सारे रिकमेंडेशंस जो हैं वो इस चीज़ को लेकर दिए हैं, जैसे कि द कॉरपोरेशन परस्यूइंग नेट जीरो टारगेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी कंपनी जो नेट ज़ीरो का टारगेट परस्यू कर रहा है, यानी कि अपने नेट ज़ीरो के टारगेट को पूरा करना चाहता है या उस मार्ग पर या उस रास्ते पर चल रहा है, उसको ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो फॉसिल फ्यूल में किसी भी तरीके का नया इन्वेस्टमेंट कर सके। साथ ही साथ इसमें यह भी सजेस्ट किया गया है कि कॉरपोरेशन मस्ट बी आस्क्ड टू प्रेजेंट शॉर्ट टर्म एमिशन रिडक्शन गोल्स ऑन द पाथ ऑफ अचीविंग नेट जीरो, कि जो कॉरपोरेशंस नेट जीरो अचीव के पाथ पर हैं, रास्ते पर हैं, उनसे ये भी कहा जाए कि आप अपना शॉर्ट टर्म एमिशन रिडक्शन गोल्स भी दें। आप ये नहीं कहें कि हम 2070 में नेट जीरो बन जाएंगे, आप ये बताएं कि आप 2030 तक कितना एमिशन कम करेंगे, 2040 तक कितना कम करेंगे, 2050 तक कितना कम करेंगे, 70 की बात तो हम बाद में करेंगे, है ना, इस तरीके की बातें भी कही गई हैं। और साथ ही साथ ये बोला है कि मस्ट ब्रिंग एन एंड टू ऑल एक्टिविटीज़ दैट लेड टू डिफॉरेस्टेशन, दैट लीड टू डिफॉरेस्टेशन, यानी कि ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से जंगलों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, उनको भी पूरी तरीके से बंद किया जाए। और साथ ही साथ कॉरपोरेशंस को ये भी एडवाइस दिया गया है कि नॉट टू यूज़ ऑफसेट मैकेनिज्म्स एट द स्टार्ट ऑफ देयर जर्नी टू नेट जीरो स्टेटस, कि जैसे ही वो अपनी नेट जीरो स्टेटस की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं उस समय ही उनको ये अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह कंपनीज को एडवाइस दी गई है कि वो उस समय से ही जो ऑफसेट मैकेनिज्म है वो ना करें, ठीक है। ऑफसेट का मतलब वही होता है कि आप एक जगह से कुछ एमिशन कर रहे हैं, दूसरी जगह से आप उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शुरुआत में ना करें, ऐसा यहाँ पर कंपनीज को एडवाइस दिया गया है। अब व्हाट आर द एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग ग्रीन वॉशिंग। अब ग्रीन वॉशिंग को प्रिवेंट करने या रोकने के लिए एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस क्या हैं,
तो CCPA यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका जो मैंडेट है वो ये है, इज़ टू प्रिवेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट। ठीक है, इसका जो मेन मतलब ये क्यों बनाई गई है ये बॉडी, ये इसीलिए बनाई गई है ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट, जो उपभोक्ताओं के हित है, उनको ध्यान में रखे। आपने कई बार ये CCPA का नाम सुना होगा। मैं आपको बताता हूँ किस कंटेक्स्ट में। हाल फिलहाल में शायद मैंने आपको बताया भी था कि कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, खासकर UPSC वगैरह के, जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने सारे बच्चों का, जैसे टोटल अगर 1000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो कोई कहता है कि यहाँ 1000 में से 500 बच्चों का तो हमारे वहाँ से सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, या जिन 500 का सिलेक्शन मतलब 1000 का सिलेक्शन हुआ है उनमें से 500 हमारे वहाँ पढ़ते थे। कोई कहता है कि हमारे वहाँ से 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कोई कहता है 200 का हुआ है। तो ऐसों को लेकर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो है वो इन्होंने पेनल्टी लगाई थी अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यों किया गया था, वो भी इसीलिए था ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बच्चा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है तो वो उसके बारे में पता करेगा, उसको कहीं उसका एडवर्टीजमेंट वगैरह, कोई पैम्पलेट वगैरह मिलेगा, पोस्टर वगैरह लगा होगा, तो उसमें तो यही लिखा होगा कि 1000 बच्चों का सिलेक्शन इस साल हुआ, उसमें से 400 बच्चे या 500 बच्चे हमारे वहाँ से हुए। अब बच्चा वो पोस्टर या वो ऐड देखते ही उसको लगेगा ये तो बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, 500 में 1000 में से 500 का सिलेक्शन तो यहीं से हो रहा है, तो मुझे यहीं एडमिशन लेना चाहिए। तो बच्चा एक तरीके से मिसलीड हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो काम यहाँ पर किया गया था। तो इसीलिए मैं आपको CCPA का जो मैंडेट है वो समझा रहा हूँ कि कैसे कंज्यूमर इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। और इसीलिए इसकी जो गाइडलाइंस है, दे आर लिमिटेड टू कर्बिंग ग्रीन वॉशिंग इन एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये ग्रीन वॉशिंग को ऐसे डिफाइन करते हैं, एज एनी डिसेप्टिव, डिसेप्टिव मतलब धोखा देने वाली, या मिसलीडिंग प्रैक्टिस, मिसलीडिंग मतलब गुमराह करने वाली कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कंसील करती है। कंसील करने का मतलब होता है छुपाना। ओमिट करती है, ओमिट का मतलब है मिटाना, या फिर हाइड करती है, छुपाती है कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को, या कोई भी एनवायरमेंटल क्लेम को एग्जैजरेट करती है, बढ़ा चढ़ा के बताती है, या वेग और अनसब्सटेंशिएट क्लेम करती है किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, तो वो ग्रीन वॉशिंग कहलाएगा। मिसलीडिंग वर्ड्स का अगर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, सिंबल्स या इमेजरी, सिंबल्स का यूज़ किया जा रहा है, किसी मिसलीडिंग इमेज का यूज़ किया जा रहा है, पॉजिटिव एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डाउन प्ले या कंसील किया जा रहा है। मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट, जैसे अब किसी भी चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों हो सकते हैं, तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को या तो आपने छुपा ही दिया है, पूरी तरीके से कंसील कर दिया है ना, या आपने उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको कम कर दिया, दैट इज नोन एज डाउन प्लेइंग। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें ग्रीन वॉशिंग कहलाएंगी, ऐसा इस गाइडलाइंस में दिया गया है। हालांकि दे अलाउ द यूज ऑफ ऑब्वियस हाइपरबोल्स और पफरी विच इज सेंट्रल टू द एडवर्टाइजिंग बिजनेस। अब ऑब्वियस ही बात है कि जब आप अपना कोई प्रचार करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, ठीक है, हल्का फुल्का, तो वो बढ़ा चढ़ा के बोलना वो चलेगा, बट गलत क्लेम नहीं करने हैं। ठीक है, गलत क्लेम नहीं करने हैं। आई होप आप बात समझ पा रहे हो दोनों के बीच का डिफरेंस। इफ दीज डू नॉट अमाउंट टू डिसेप्शन और मिसलीडिंग प्रैक्टिस, लेकिन आप ये चीज़ें भी तभी फॉलो कर सकते हो जिससे आप किसी को कोई धोखा नहीं दे रहे हो और गुमराह नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये शर्त है। इफ अ कंपनी फॉर एग्जाम्पल मेक्स द स्टेटमेंट्स दैट इट्स ग्रोथ इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स, it would not be treated as a misleading environmental claim for the purpose of these guidelines। अगर कोई कंपनी ये स्टेटमेंट देती है कि उसकी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स के आधार पर है, तो ये जो है वो इन गाइडलाइंस के हिसाब से मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कंपनी ये क्लेम करती है कि उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्टेनेबली बनाए जा रहे हैं, तो फिर ये ग्रीन वॉशिंग के लिए उसका एग्जामिनेशन होगा कि क्या वाकई में सारे प्रोडक्ट्स सस्टेनेबल तरीके से बन रहे हैं या नहीं। और इस तरीके के जो जेनरिक टर्म्स हैं, जैसे कि क्लीन, ग्रीन, इको फ्रेंडली, गुड फॉर प्लैनेट, क्रूएल्टी फ्री, कार्बन न्यूट्रल, नेचुरल, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल, या इस तरीके के जो भी और डिस्क्रिप्शंस होते हैं किसी प्रोडक्ट के, इनको तभी अलाउ किया जाएगा अगर कंपनी जो है वो इनको एविडेंस के साथ सब्सटेंशिएट कर पाएगी, मतलब इनके
सपोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड कर पाएगी तब। द कंपनी विल ऑल्सो हैव टू यूज एडिक्वेट एंड एक्यूरेट क्वालिफायर्स एंड डिस्क्लोजर्स वाइल एडवर्टाइजिंग सच डिस्क्रिप्शंस। और कंपनी जब भी इस तरीके के डिस्क्रिप्शंस को लेकर एडवर्टाइजमेंट करेगी तब भी उसको एडिक्वेट और एक्यूरेट क्वालिफायर्स देने होंगे। क्वालिफायर्स देने का मतलब भी वही है कि आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा उनको कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली है तो वो किस आधार पर है, किसी रिपोर्ट के आधार पर है, किसी स्टडी के आधार पर है, ऐसे। ठीक है। और जो ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जब इनका यूज़ किया जाएगा एडवर्टाइजिंग किसी प्रोडक्ट या सर्विस के एडवर्टाइज करने के लिए, तो कंपनीज को ये मैंडेट किया गया है कि वो इन टर्म्स के पहले तो मीनिंग समझाएं, ठीक है, और उसके बाद इनका कंज्यूमर फ्रेंडली लैंग्वेज में क्या इंप्लीकेशंस है, क्या असर है, वो भी समझाएं। ऐसा नहीं कि आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में जनरल टर्म तो छोड़ दिए, कुछ आपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऐसा कुछ टर्म लिख दिया। अब एक आम कंज्यूमर को, एक आम उपभोक्ता को ये पता ही नहीं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है, तो आपको उनके मीनिंग और उनका क्या असर होता है ये चीज़ें सामान्य भाषा में जो कंज्यूमर फ्रेंडली लैंग्वेज है उसमें समझानी होगी। स्पेसिफिक एनवायरमेंटल क्लेम्स जैसे कि कंपोस्टेबल, डिग्रेडेबल, फ्री ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्लेम्स, नॉन टॉक्सिक, 100% नेचुरल, रिसाइक्लेबल, रिफिलेबल, रिन्यूएबल, प्लास्टिक फ्री, प्लास्टिक पॉजिटिव, क्लाइमेट पॉजिटिव, नेट ज़ीरो या सिमिलर क्लेम्स, इनको आपको सपोर्ट करना होगा बाय डिस्क्लोजर अबाउट क्रेडिबल सर्टिफिकेशन। ठीक है, सर्टिफिकेशन के थ्रू इनको आपको सपोर्ट करना होगा या किसी रिलायबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के थ्रू या फिर कोई इंटरनल वेरीफिएबल एविडेंस सर्टिफिकेट्स वगैरह है किसी स्टैट्यूटरी या इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से, उसके थ्रू, तब जाके आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरीके के क्लेम्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म दिया गया दैट इज प्लास्टिक पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है कि प्लास्टिक का ऐसा मैनेजमेंट जिसमें आप प्लास्टिक को रिसाइकिल वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद गाइडलाइंस विल अप्लाई। ये गाइडलाइन जो है वो सभी ऐसे एनवायरमेंटल क्लेम्स के ऊपर लागू होगी जो एनवायरमेंटल क्लेम्स मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा किए जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स या ट्रेडर्स के द्वारा किए जाते हैं जिनके गुड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज इज द सब्जेक्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कि मतलब जिनका भी कोई गुड सर्विस या प्रोडक्ट किसी एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, किसी एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है, उनके ऊपर भी लागू होगा। किसी ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या एंडोर्सर के ऊपर लागू होगा जिसकी सर्विस इस तरीके के प्रोडक्ट्स, गुड्स या सर्विसेज के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ली जा रही है। मतलब जैसे मान लो आपको किसी ने, आप एक मतलब थोड़ा सा मान लो फेमस हो, ठीक है, जैसे आजकल वो इन्फ्लुएंसर वाला चीज़ चल रही है, मान लो आप एक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स वगैरह हैं और आपको किसी कंपनी ने अप्रोच किया, ठीक है, किसी कंपनी का फ़ोन आया कि देखो भैया हमारा ये प्रोडक्ट है और आपको इस प्रोडक्ट का जो है वो एडवर्टाइजमेंट करना है, विज्ञापन करना है, आपको इतना इतना पैसा मिलेगा और आपको हम जो जो चीज़ें बताएंगे इस प्रोडक्ट के बारे में वो सारी चीज़ें आपको एडवर्टाइजमेंट में बोलनी है। अब उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, कंपनी ने आपसे कहा कि ये चीज़ें बोलनी है, अब आपने उसके बारे में एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ये वो फलाना ढिमकाना बोल दिया, तो आपके ऊपर भी ये गाइडलाइंस जो हैं वो लागू होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कोई भी ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या एंडोर्सर, एंडोर्सर मतलब जो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर अगर आप एक ऐड में किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो आप एक एंडोर्सर की कैटेगरी में आएंगे, तो ये आपके ऊपर भी लागू होगा। ठीक है, या उस इन्फ्लुएंसर के ऊपर भी लागू होगा। ऐसा नहीं कि वो बाद में ये नहीं कह सकता कि मुझे तो कंपनी वालों ने ये कहा था कि इस प्रोडक्ट के बारे में ये चीज़ें बोलनी है और मैं तो बोल के निकल गया या निकल गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं या एंडोर्स कर रहे हैं उसके बारे में सारे के सारे क्लेम्स सही हैं या गलत है। अगर गलत क्लेम होंगे तो कल के दिन में आप भी इन गाइडलाइंस के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके दायरे में आप भी आएंगे। ठीक है, इसके बाद यह लिखा है कि नो पर्सन टू होम दीज गाइडलाइंस अप्लाई शैल इंगेज इन ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग इन एनवायरमेंटल क्लेम्स। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जिनके ऊपर ये गाइडलाइंस अप्लाई होती हैं वो ग्रीन वॉशिंग में शामिल नहीं होगा या मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स में शामिल नहीं होगा। ये बात यहाँ पर साफ साफ लिखी गई है। अगर होगा तो फिर उसके ऊपर जो रेलिवेंट एक्शन है वो लिया जाएगा। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो 6 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं फॉर ट्रस्ट वर्दी एनवायरमेंटल क्लेम्स के, ठीक है, कि मतलब एनवायरमेंटल क्लेम्स अगर आप कर रहे हैं
तो भरोसेमंद एनवायरमेंटल क्लेम्स के 6 प्रिंसिपल क्या क्या हैं देखो। ट्रूथफुलनेस एंड एक्यूरेसी, यानी कि एनवायरमेंटल क्लेम्स जो हैं वो वेरीफिएबल इन्फॉर्मेशन के आधार पर होने चाहिए, और वो वेरीफिएबल इन्फॉर्मेशन किसी सर्टिफिकेट जो किसी अथॉरिटीज़ के थ्रू हो या कोई इंटरनल एम्पेरिकल एविडेंस के थ्रू हो, अगर उसके बेसिस पर आप अपने एनवायरमेंटल क्लेम्स कर रहे हैं तो वो ठीक है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ग्रीन वॉशिंग। इसके बाद क्लैरिटी एंड अनएम्बिग्विटी, जेनरिक टर्म जैसे कि क्लीन, ग्रीन, इनको यूज़ नहीं करना चाहिए विदाउट मेंशनिंग द एडिक्वेट एंड एक्यूरेट डेटा। ठीक है, एडिक्वेट और एक्यूरेट डेटा के अभाव में या उनको बिना मेंशन किए आप इस तरीके के जो जेनरिक टर्म्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करें, और ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ठीक है, आसानी से समझ में आए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फेयर एंड मीनिंगफुल कंपैरिजंस, claims that compare one product to another must be based on verifiable and relevant data। ठीक है, ऐसे क्लेम्स जिसमें आप एक प्रोडक्ट को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं वो वेरीफिएबल और रेलिवेंट डेटा के आधार पर होने चाहिए। व्हाट स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर बीइंग कंपेयर्ड शुड बी डिस्क्लोज्ड, और दोनों प्रोडक्ट के आप कौन कौन से आस्पेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं वो भी, उसका भी खुलासा या उसका भी डिस्क्लोज होना चाहिए। मेक एब्सोल्यूट एंड रेलिवेंट क्लेम्स, इफ़ अ क्लेम इज अबाउट अ स्पेसिफिक पार्ट और फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट डिस्क्लोजर इज नीडेड। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के किसी स्पेसिफिक पार्ट या फीचर के बारे में कोई क्लेम या दावा कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर होना जो है वो ज़रूरी है, यानी कि उस बात का खुलासा होना ज़रूरी है। इमेजरी शुड नॉट गिव द रॉन्ग इंप्रेशन, यानी कि आप कुछ ऐसी इमेज का यूज़ ना करें जिससे सामने वाला देख के उसके मन में कोई रॉन्ग इंप्रेशन जा रहा है। ठीक है, विजुअल एलिमेंट्स विदाउट प्रोवाइडिंग रेलिवेंट डिटेल्स और कंटेक्स्ट ऑन द पैकेजिंग कैन नॉट बी यूज्ड, कि आप कोई भी ऐसा विजुअल एलिमेंट जिसमें आप कोई रेलिवेंट डिटेल्स नहीं दे रहे हैं या जिसमें कोई कंटेक्स्ट मेंशन नहीं है, तो इस तरीके के आप विजुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल पैकेजिंग में नहीं कर सकते। इसके बाद कोई मिसलीडिंग एंडोर्समेंट नहीं, क्लेम सजेस्टिंग एंडोर्समेंट्स फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन ऑफिशियल और अनट्रस्टवर्दी अथॉरिटीज़ कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि ऐसे क्लेम्स जिसमें एंडोर्समेंट सजेस्ट किए जा रहे हैं नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन ऑफिशियल या अनट्रस्टवर्दी अथॉरिटीज़, उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली 6 प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर 6 प्रिंसिपल्स फॉर ट्रस्टवर्दी एनवायरमेंटल क्लेम्स। ये टॉपिक मैंने डिटेल में मतलब काफ़ी ज़्यादा जोर दे के मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि दिस कुड बी अ टॉपिक विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेन्स एज वेल। ठीक है, वैसे यहाँ पर इन्होंने टॉपिक पॉलिसी करके लिखा है, बट आप इसको एनवायरनमेंट के टॉपिक पर लेंगे जीएस पेपर 3 में, और ये टॉपिक ऐसा है कि इसके बेस पर क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, क्या ग्रीन वॉशिंग की समस्या है, सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या कोशिशें की हैं, है ना, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। उसमें अगर आप ये 6 प्रिंसिपल्स जो हैं अगर इनको भी लिख लें, ठीक है, आप इसको एक डायग्राम वगैरह बना के लिख सकते हैं, है ना, तो जैसे एक हब एंड स्पोक मॉडल होता है आप उस तरीके का बना लें, यहाँ पर लिख लें 6 प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, 6 प्रिंसिपल्स ऐसे लिख लें और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप ये प्रिंसिपल्स को शॉर्ट में समझा दें। इस तरीके के डायग्राम्स वगैरह बना के अगर मेंस में आप आंसर लिखेंगे तो यू हैव अ चांस ऑफ फैचिंग मोर मार्क्स, तो आपको ज़्यादा नंबर जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ रहे हैं, और बाकी इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाई दी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आंसर्स मतलब डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मेंस में बन सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, और काफ़ी अब तो ये प्रेवलेंट इशू हो चुका है, मतलब बहुत लंबे समय से चल रहा है और लगातार ही चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। थोड़ा सा सेशन आज का लंबा हो सकता है क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 आर्टिकल जो है वो बचे हैं। लेट्स सी इफ वी कैन डू देम। चलो सबसे पहले ये वाला देखते हैं, दैट इज थर्ड। अब यहाँ पर क्या कंटेक्स्ट है देखो, आपको मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि जो यूएन पीस कीपर्स हैं, यूनिफिल, है ना, जो लेबनान के बॉर्डर में पोस्टेड है सदर्न लेबनान में, उनके ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया था। आपको याद है, मतलब जानबूझ के नहीं बट वो हमला हो गया था और उनके जो यूएन पीस कीपर्स के टावर्स थे वहाँ तक वो अटैक पहुँच गया था। आपको याद है, अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी हमने, 2 दिन पहले ही। तो इजराइल उसको लेकर जो है वो क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स के ऊपर टारगेट किया, और वहीं मतलब ये तो चल ही रहा है, वहीं यूनाइटेड स्टेट का ये कहना है कि जो इनिशियल कंपोनेंट्स हैं रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द थर्ड दैट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी, ये कंट्री में पहुंच चुकी है, यानी कि इजराइल में पहुंच चुकी है।
अलॉन्ग विद द टीम ऑफ अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल, और अमेरिकी मिलिट्री पर्सनल के साथ ये जो इनका थार्ड सिस्टम है वो इजराइल पहुंच चुका है, ऐसा अमेरिका ने कहा है। अब ये थार्ड है क्या? तो एक थार्ड बैटरी जो है ये कंसिस्ट करती है, इसमें 95 सोल्जर्स होते हैं, 95 तो सैनिक होते हैं, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स होते हैं, 48 जो है वो इंटरसेप्टर्स होते हैं जिनमें 8 पर लॉन्चर है, ठीक है, और मतलब एक लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर, तो टोटल मिला के 48 इंटरसेप्टर्स। फिर रडार सर्विलांस है, रडार है, और एक टेक्टिकल फायर कंपोनेंट है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब टुगेदर सब कुछ मिला के ये एक रैपिडली डिप्लॉयबल कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, कि अगर आपके ऊपर कोई मिसाइल का हमला हो रहा है तो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, उसके लिए है। तो ये शॉर्ट रेंज जैसे कि लगभग 1000 किलोमीटर तक का, या मीडियम रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर तक का, या लिमिटेड इंटरमीडिएट रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर का जो बैलिस्टिक मिसाइल का थ्रेट है इनसाइड और आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग देयर फाइनल और टर्मिनल फेज ऑफ फ्लाइट, उससे आपको ये बचा सकता है। अब इसको डेवलप किया गया है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, और थर्ड सिस्टम जो है ये डिफेंड कर सकता है लार्जर एरिया देन द ओल्डर पेट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो पुराना जो सिस्टम था उससे ज़्यादा बड़े एरिया को ये प्रोटेक्ट कर सकता है, डिफेंड कर सकता है। अब ये थर्ड क्यों भेजा अमेरिका ने, इसराइल को ये सिस्टम क्यों भेजा? तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की जो प्रेस रिलीज है उसके हिसाब से ये जो फैसला इन्होंने लिया है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर एडजस्टमेंट द यूएस मिलिट्री हैज़ मेड इन रिसेंट मंथ्स। ठीक है, कि यूएस मिलिट्री ने ये एक एडजस्टमेंट किया है पिछले कुछ महीनों में कि वो इजराइल के डिफेंस को सपोर्ट करेगा और अमेरिकन्स को बचाएगा ईरान और ईरान के जो मिलिशियाज हैं, ठीक है, उनके हमलों से। अब थर्ड जो है वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा बोल्स्टर करेगा। बोल्स्टर करने का मतलब है और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, मजबूती देगा, क्योंकि ईरान का अभी आपको पता है ईरान ने 2 अटैक, एक तो 13 अप्रैल को किया था और उसके बाद एक 1 अक्टूबर को किया था। तो इस तरीके के जो अप्रत्याशित अनप्रेसिडेंटेड अटैक्स हैं, जो अप्रत्याशित हमले हैं, उनसे बचाने में इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है यूएस के द्वारा। अभी जो करंट सिचुएशन है बिटवीन इजराइल एंड ईरान वो वैसे आपको पता ही है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। ईरान ने ये वार्निंग दी है, यूएस को वार्न किया है खासकर अगेंस्ट मोर इन्वॉल्वमेंट इन द वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट, कि जो ये पश्चिमी एशिया में जो विवाद चल रहा है इसमें यूएस जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, ऐसा ईरान ने वार्न किया है। ईरान का यहाँ पर ये कहना है, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागसी का, कि द यूएस हैज़ बीन डिलीवरिंग रिकॉर्ड अमाउंट्स ऑफ आर्म्स टू इजराइल, कि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार जो है वो किसको दे रहा है, इजराइल को, और इट इज़ नाउ ऑल्सो पुटिंग लाइफ ऑफ इट्स ट्रूप एट रिस्क बाय डिप्लॉइंग देम टू ऑपरेट यूएस मिसाइल सिस्टम इन इजराइल। क्योंकि ये जो मिसाइल सिस्टम है ना थर्ड वाला, ये यूएस के जो ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल हैं वही ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसने सिर्फ वो सिस्टम के साथ साथ जो पूरे के पूरे अपने मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको भी भेजा है। तो उसी को लेकर ईरान कह रहा है कि अब अमेरिका अपने जो ट्रूप्स हैं, ठीक है, उनकी भी जान खतरे में डाल रहा है इस तरीके से उनको इजराइल में वहाँ पर डिप्लॉय करके। और हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि हम एक ऑल आउट वॉर, मतलब पूरी तरीके की एक मतलब फुल फ्लेज्ड वॉर इस रीजन में ना होने दें, लेकिन मैं ये बड़े क्लियरली कहता हूँ कि वी हैव नो रेड लाइन्स इन डिफेंडिंग अवर पीपल एंड इंटरेस्ट, कि हम अपने लोगों की और अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमारे पास कोई रेड लाइन नहीं है। मतलब अपने लोगों की और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए या अपने लोगों के हितों के रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, वी विल डू इट, रादर वी विल डू इट, ऐसा यहाँ पर ईरान ने क्लेम किया है। ठीक है, अब इजराइल जो है वो इजराइल रेडी हो रहा है टू रिटेलिएट फॉर ईरान अक्टूबर 1 मिसाइल अटैक। ठीक है, तो उसी समय पर जब ये थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये ईरान के लिए एक डिटरेंट के रूप में शामिल हो सकता है और इजराइल के लिए एक रीअश्योरेंस है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर इजराइल रिटेलिएट करेगा तो वहाँ से ईरान भी करेगा, तो ये उनके डिफेंस सिस्टम्स को और ज़्यादा, मतलब उनके जो मिसाइल्स वगैरह आएंगी उसको रोक सकता है। यूक्रेन जो है वो भी काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ की मांग कर रहा है कि उसको भी ये थर्ड बैटरी जो है वो प्रोवाइड की जाए ताकि रशिया के अगेंस्ट वो बच सके, लेकिन उसको ये मिल नहीं पाया। ठीक है,
और थर्ड इज़ नॉट ओनली वेरी एक्सपेंसिव टू यूज़, एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है पूरा का पूरा सिस्टम, और साथ ही साथ इसमें ट्रेंड यूएस पर्सनल की ज़रूरत है ऑपरेट करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ये सिस्टम भेज दिया और कहीं की भी मिलिट्री इसको ऑपरेट कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। इसराइल ऑलरेडी हैज़ एन एडवांस्ड मल्टी टीयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, और थर्ड जो है वो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। तो इसराइल के पास अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टी लेयर्ड, ठीक है, लेकिन ये जो थर्ड सिस्टम है वो उसके एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। ये यहाँ पर दिया गया है। क्लियर हो गई बात? यस और नो? चलो, इसके बाद एक और आर्टिकल है जो देख लेते हैं आज ही, है ना। ये बात कर रहा है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को लेकर, वाई सुप्रीम कोर्ट कॉशन्ड अगेंस्ट अननेसेसरी प्रोसिक्यूशंस। अब देखो ये क्या मामला है, इसमें ये लिखा गया है कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दैट पुलिस एंड कोर्ट्स, पुलिस और कोर्ट्स दोनों के लिए कहा गया है कि इन दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी प्रोसिक्यूशंस। प्रोसिक्यूशंस का मतलब होता है किसी के ऊपर केस वगैरह चलाना, ठीक है। अननेसेसरी प्रोसिक्यूशंस जो है वो अवॉइड करने हैं इन केसेस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड स्टेमिंग फ्रॉम द वर्क प्लेस। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब किसी व्यक्ति को सुसाइड करने के लिए भड़काना, ठीक है, दैट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो ऐसे जो मामले हैं, और खासकर अगर ऐसे मामले वर्क प्लेस से आ रहे हैं, मतलब काम की जगह से अगर ऐसे मामले आ रहे हैं, तो उस पर अननेसेसरी प्रोसिक्यूशन करने से कोर्ट्स को और पुलिस को जो है वो बचना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर कोर्ट जो है वो एक केस की सुनवाई कर रहा है, मतलब सुनवाई कर रहा था, उस दौरान कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। एक सेल्समैन का केस था जिसकी मृत्यु हो जाती है सुसाइड की वजह से, और तथाकथित रूप से उसके जो सीनियर ऑफिसर्स थे उसकी कंपनी के, उन्होंने उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा शोषण किया, हरासमेंट किया। तो ये केस था। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, दैट इज़ JB पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की जो बेंच थी, उसने 3 अक्टूबर के दिन ये जो केस था अगेंस्ट दीज ऑफिसर्स उसको खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया। और पहले एक जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास किया था मार्च 2017 में, उसको भी पलट दिया, उसको भी ओवर रूल कर दिया। अब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता क्या है, ठीक है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस के एलिगेशंस हैं, ठीक है, जो वर्क प्लेस में आपके शोषण के जो आरोप लग रहे हैं वो अनकॉमन तो है नहीं। तो हाउ हैज़ द जुडिशरी जनरली लुक्ड एट सच केसेस, तो जुडिशरी ने ऐसे केसेस को कैसे देखा है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो IPC और BNS के अंतर्गत अबेटमेंट कहाँ पर आता है, कैसे डिफाइन होता है। अबेटमेंट, सिर्फ पहले अबेटमेंट की बात कर रहे हैं, नॉट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट मतलब होता है भड़काना, उकसाना, ठीक है। तो अबेटमेंट जो है वो IPC जो है हमारा 1860 का, दैट इज इंडियन पीनल कोड, उसके सेक्शन 107 में है, और यही भारतीय न्याय संहिता से जो रिप्लेस किया गया है 2023 में, उसके सेक्शन 45 में है, दोनों सेम है, ठीक। अब इसमें यह लिखा गया है, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग, ठीक है। अब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की डूइंग, किसी चीज़ को करने की को लेकर भड़काता कब है या उकसाता कब है, मतलब कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी एक्टिविटी को, या कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है और दूसरा व्यक्ति आके उसको उकसा रहा है या भड़का रहा है, वो कब कहा जाएगा, वो तब कहा जाएगा इफ़ ही इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति उस काम को नहीं करना चाह रहा है, लेकिन पीछे से आके आपने कुछ कहा, आपने उसको कुछ उकसाया, ठीक है, कुछ भड़काया, आपने कुछ उसको ऐसी बात कही जिससे उसको वो काम करने की इच्छा होने लगी, तो वो उकसाना हो जाएगा, वो भड़काना हो जाएगा, ठीक है। या फिर इंगेजेस विद वन और मोर अदर्स इन अ कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग, यानी कि आप एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ उस चीज़ को करने के लिए, जो जनरली आप नहीं करते या वो लोग नहीं करते, आप उनके साथ मिलकर उस काम को करने का षड्यंत्र बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो वो भी भड़काने की कैटेगरी में आ जाएगा, अबेटमेंट की कैटेगरी में। इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, ठीक है। इंटेंशनली आप मदद कर रहे हैं, इंटेंशनली जानबूझ के, किसी अपनी हरकत की वजह से, ठीक है, या कोई इलीगल ओमिशन की वजह से, कोई मतलब इलीगल एक्टिविटी के थ्रू, लेकिन आप कर रहे हैं, आप जानबूझ के मदद कर रहे हैं, तो वो भी भड़काने की कैटेगरी में आएगा। अबेटमेंट का जो पनिशमेंट है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की अगर पनिशमेंट की मैं बात करूं, तो वो सेक्शन 306 IPC और 108 BNS में दिया गया है।
ये 10 साल तक का हो सकता है। ठीक है, 10 साल तक की कारावास और साथ में फाइन, साथ में जुर्माना। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स हैं उसकी अगर मैं बात करूं, तो जो ये एफआईआर यहाँ पर आई है इस केस में, ये सेल्समैन वाले केस में, तो जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने कंपेल किया, उन्होंने मजबूर किया और हरास किया, शोषण किया जो सेल्समैन था जिसका नाम था राजीव जैन का, राजीव जैन उस सेल्समैन का नाम था, कि वो कंपनी का वीआरएस ले ले। 2006 की ये बात है कि कंपनी का वो वीआरएस यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वो ले ले। ठीक है, अब जैन जिसने कंपनी के लिए 23 साल तक काम किया था और कई सारे उसके जो कोलीग्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हम वीआरएस नहीं लेंगे, तो इन लोगों ने, जो ये सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसको डराना धमकाना शुरू किया। ठीक है, और एंटी सोशल एलिमेंट्स के थ्रू भी डराते धमकाते थे, मतलब वही बाहर के लोगों से, गुंडे बदमाशों से, उनसे भी डराते धमकाते थे ये इस व्यक्ति को और बाकी जो कलीग्स हैं उनको। अब 3 नवंबर 2006 को ये कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सीनियर ऑफिसर से मिलते हैं लखनऊ में, और उन्होंने ये कहा कि अगर दैट इफ़ दे डिड नॉट ऑप्ट फॉर वीआरएस दे वुड बी डिमोटेड फ्रॉम सेल्स टू मर्चेंडाइजिंग, कि अगर ये लोग वीआरएस नहीं लेते हैं तो फिर इनका डिमोशन हो जाएगा, मतलब इनका जो पद है वो कम कर दिया जाएगा। अब एक एम्प्लॉय के हिसाब से जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और उसी शाम जैन जो है उन्होंने फांसी लगा ली। ठीक है, क्या नाम है इनका, यहाँ पर नाम दिया है ना, राजीव जैन। ठीक है, इन्होंने जो है वो उसी शाम फांसी लगा ली, यहाँ पर ये दिया गया है। अब इनके जो ब्रदर हैं, इनके जो भाई हैं रजनीश, उन्होंने आरोप लगाया ये सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर कि इन सीनियर ऑफिसर्स ने ही उनके भाई को सुसाइड करने के लिए भड़काया या एक तरीके से उकसाया। द इलाहाबाद हाई कोर्ट रिफ्यूज्ड अ प्ली बाय द ऑफिसर्स टू क्वेश द केस। ठीक है, अब ये जो सीनियर ऑफिसर्स थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने वहाँ पर याचिका लगाई कि इस मामले को खारिज कर दिया जाए, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया और ये कहा कि एक डायरेक्ट लिंक है, ठीक है, उस मीटिंग में जहाँ पर इस व्यक्ति को ह्यूमिलेट किया गया, इसकी मतलब एक तरीके से अपमान किया गया और इसको टॉर्चर किया गया, इसके बीच में और जो उस व्यक्ति ने सुसाइड किया उसके बीच में एक डायरेक्ट लिंक है, तो हम इस केस को क्वेश नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, तो पास्ट डिसीजंस के ऊपर रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केसेस में देयर मस्ट बी अ डायरेक्ट एंड अलार्मिंग एनकरेजमेंट और इंसाइटमेंट बाय द एक्यूज्ड, कि कोई डायरेक्ट एनकरेजमेंट होना चाहिए या डायरेक्ट इंसाइटमेंट या उकसाना होना चाहिए एक्यूज्ड के द्वारा। द कोर्ट डिवाइडेड सच केसेस इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, कोर्ट ने ये जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केसेस है इनको 2 श्रेणी या 2 कैटेगरी में बांटा। किस आधार पर, कि जो डिसीज्ड व्यक्ति है यानी कि जो मृत व्यक्ति है उसका और आरोपी का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कि क्या उनके बीच में सेंटिमेंटल टाइज या फिजिकल रिलेशंस है, मतलब एक तरीके से पर्सनल रिलेशन है या फिर ऑफिशियल रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों के आधार पर कोर्ट ने इन केसेस को 2 कैटेगरी में बांटा और यहाँ पर यह कहा गया कि वेयर देयर आर सेंटिमेंटल टाइज, जहाँ पर सेंटिमेंटल टाइज हैं तो द बार फॉर प्रूविंग अबेटमेंट में बी लोअर। ठीक है, तो वहाँ पर अबेटमेंट को प्रूव करने की जो बार होगी, मतलब जो उसके आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स होंगी वो थोड़ा सा कम होंगी। कोर्ट ने ये कहा कि कभी कभार ऐसे मामलों में क्या होता है कि मान लीजिए 2 लोगों के बीच में, जहाँ पर उनके बीच में कोई पर्सनल रिलेशन है, ठीक है, कोई पारिवारिक रिश्ता है, तो वहाँ पर अगर उन लोगों के बीच में कोई एक सामान्य सा नॉर्मल सा झगड़ा भी होता है या फिर हॉट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो जाती है, तो वहाँ पर भी किसी व्यक्ति को एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है और वो व्यक्ति जो है वो सुसाइड कर सकता है ऐसी स्थिति में। लेकिन जो ऑफिशियल कैपेसिटी वाले रिलेशनशिप हैं, जैसे कि बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय, ये सारे के सारे मैनेज होते हैं रूल्स, लॉज, पॉलिसीज और रेगुलेशंस के आधार पर। तो ऐसे केसेस में कोर्ट को जो है वो अननेसेसरी प्रोसिक्यूशंस नहीं करने हैं और ये देखना है कि क्या इस बात का कोई एविडेंस या सबूत है जो ये शो करता हो कि एक्यूज्ड इंटेंडेड टू कॉज द सुसाइड। ठीक है, कि ये देखा जाए कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, क्या वाकई में उसकी मंशा थी कि वो सामने वाले व्यक्ति से सुसाइड करवा ले, कि वो उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दे कि वो सुसाइड कर ले, क्या उसकी ऐसी मंशा थी, ये देखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर यह कहा है कि इट इज़ रॉन्ग टू होल्ड अ फुल फ्लेज्ड ट्रायल टू डिटरमाइन इफ द एक्यूज्ड हैड सच एन इंटेंशन।
as by and large the fact make things clear, more particularly from the nature of the allegations itself. ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि फुल फ्लैश्ड ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फुल फ्लैश ट्रायल करना गलत है, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि क्या एक्यूज्ड के कोई ऐसे इंटेंशंस थे या नहीं थे, क्योंकि बाय एंड लार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हद तक जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, वही चीज़ों को ज़्यादा क्लियर कर देते हैं कि किस हिसाब से जो है वो एलिगेशंस या आरोप लगाए गए हैं. Questioning the case, it said the holding further trials in Jain's case will be nothing but the abuse of process of law. तो इस मामले को इन्होंने क्वेश करते हुए ये कहा कि इस केस में अगर हम फर्दर ट्रायल करते हैं तो ये कुछ नहीं होगा, दिस विल बी द एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ. ठीक है, ऐसा कोर्ट ने कहा है. अब इसके बाद कोर्ट्स ने पहले इस मामले में क्या कहा है, तो एक 2011 का केस है, दैट इज एम मोहन वर्सेस द स्टेट. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अंडर सेक्शन 306 आईपीसी को प्रूव करने के लिए जो बार है वो काफ़ी हाई रखा है. ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग स्पेसिफिक इंटेंट की बात की गई है. और स्पेसिफिक इंटेंट का मतलब क्या है, इट रिक्वायर्स एन एक्टिव और डायरेक्ट एक्ट which led the deceased to commit suicide, seeing no option, and this act must have been intended to push the deceased into such a position that he or she committed suicide. यानी कि कोई ऐसा डायरेक्ट और एक्टिव एक्ट दिखना चाहिए जिसकी वजह से जो मृत व्यक्ति है उसने सुसाइड कर लिया, कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसने सुसाइड कर लिया. और ये जो एक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट और ये एक्टिव जो एक्ट है, ये इसके पीछे जो मंशा है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो डिजीज्ड व्यक्ति को ऐसी पोजीशन तक पुश कर दे रहा है कि वो सुसाइड कर ले, कि उसके पास कोई और वो बचे ही ना. बट ऐसा डायरेक्ट एक्ट होना चाहिए. ठीक है, ऐसा यहाँ पर इस केस में कहा गया है. इसके बाद जुलाई 2023 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया टू क्वेश द प्रोसीडिंग अगेंस्ट 3 पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ अबेटिंग द सुसाइड ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम द एलजीबीटी कम्युनिटी. एक एम्प्लॉय था एलजीबीटी कम्युनिटी से, उसने सुसाइड किया, तो उसके अबेटिंग को लेकर 3 लोगों के ऊपर आरोप था. ठीक है, और कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने वो प्रोसीडिंग्स को क्वेश करने से मना कर दिया. ये जो तीनों व्यक्ति हैं, ये डिजीज्ड व्यक्ति के, जो मृत व्यक्ति है उसका रिपोर्टिंग मैनेजर, को वर्कर और एक और मैनेजर था. ये उस व्यक्ति का मतलब तथाकथित रूप से हरास किया करते थे उसका. ठीक है, उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर उसका मजाक बनाया करते थे, और उसके आधार पर उस व्यक्ति ने जो है जून 2023 में सुसाइड कर लिया. इसके बाद आगे लिखा है दी हाई कोर्ट. इस हाई कोर्ट ने, मतलब यही कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या बोला कि देयर कैन नॉट बी एनी पर्टिकुलर पैरामीटर और यार्ड स्टिक और अ थ्योरम फॉर इंटरफेरेंस पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. ठीक है, कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर यार्ड स्टिक या पैरामीटर या थ्योरम नहीं हो सकता, मतलब एक आप इसको जनरलाइज स्टैंडर्ड इसका नहीं बना सकते. ठीक है, अ पर्सन टार्निशिंग और डिस्ट्रॉइंग द सेल्फ स्टीम ऑफ अ हाइपर सेंसिटिव पर्सन वुड डेफिनेटली बिकम गिल्टी ऑफ कमीशन ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. कि अगर आप किसी हाइपर सेंसिटिव व्यक्ति की, मतलब जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उस व्यक्ति की अगर आप सेल्फ स्टीम को टार्निश कर रहे हो, मतलब उसकी जो आप क्या कहोगे, जो उसकी खुद की इज्जत है उस व्यक्ति की, आप उसकी जो सेल्फ एस्टीम है उसको अगर आप टार्निश कर रहे हो, उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली जो है वो ऐसा व्यक्ति कमीशन ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का गिल्टी माना जाएगा. ऑल्सो इरिटेटिंग और अनोइंग द डिजीज बाय वर्ड्स और डीड्स, प्रोवोकिंग देम एंड ड्राइविंग देम टू द वॉल वुड बी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अबेटमेंट. और ये भी कहा गया है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अब डेथ हो गई है, जिसने सुसाइड कर लिया है, अगर आप उसको इतना ज़्यादा इरिटेट या अनॉय करते हो अपने शब्दों से या अपनी किसी ऐसी हरकत से, ठीक है, जिससे आप उस व्यक्ति को प्रोवोक कर रहे हो, और ड्राइविंग देम टू द वॉल की मतलब है कि उस व्यक्ति के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है. आपके शब्दों से, आपके हरकतों से वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है. ठीक है, तो ये भी जो है वो अबेटमेंट का ही माना जाएगा कि इसकी वजह से अबेटमेंट है. इसके बाद एक और केस है, दैट इज़ 2019 का, उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दैट प्रूविंग अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वुड डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल केस. कि इंडिविजुअल केसेस के फैक्ट्स के आधार पर जो है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड प्रूफ होगा. देयर मस्ट बी अ प्रूफ ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट्स ऑफ इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ सुसाइड. कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट जो है कि आपने किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ उकसाया, भड़काया, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए.
ऐसा कोर्ट ने कहा, इफ द एक्यूज्ड बाय हिज एक्ट्स और बाय हिज कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ कंडक्ट क्रिएट अ सिचुएशन विच लीड्स द डिजीज्ड पर्सन diseased perceiving no other option except to commit suicide, the case may fall within the four corners of section 306 IPC। तो यानी कि अगर कोई आरोपी जो व्यक्ति है वो अपनी किसी हरकत की वजह से या अपने किसी कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ कंडक्ट की वजह से, ठीक है, कि लगातार वो कुछ ऐसा काम कर रहा है, उसकी वजह से वो एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसे हालात पैदा कर दे रहा है कि जिसकी वजह से जो डिजीज्ड पर्सन है उसके पास अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है अदर देन कमिटिंग सुसाइड। तो अगर ऐसा भी है तो ये भी, इस तरीके का केस भी सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, मतलब वो भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप बात समझ गए। ये भी वैसे लॉ का ही केस है बट इसको भी आप पॉलिटी में ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल वैसे भी ये है वर्क प्लेस हरासमेंट आप कहें या वर्क प्लेस में हरासमेंट को लेकर जो सुसाइड्स वगैरह हो रहे हैं, ये अभी हाल ही में एक आई थिंक बेंगलुरु का कोई केस था या पुणे का कोई केस था, एग्जैक्टली मुझे शहर याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ पर भी ऐसा हुआ था, ठीक है, कि किसी एम्प्लॉय ने अपने वर्क प्लेस में वर्कलोड को लेकर, हालांकि उसने वर्कलोड को लेकर कहा था कि उसने सुसाइड कर लिया, तो वो भी एक इशू है, ठीक है, और एक ये भी इशू है। तो हो सकता है कि इनको लिंक करके भी कहीं से कुछ चीज़ें पूछ ली जाएं, क्योंकि दोनों चीज़ें रिलेटेड टू द वर्क प्लेस ही हैं एक तरीके से, है ना। तो चलिए, यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। थोड़ा सा सेशन आज का लंबा हुआ है बट आई होप कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं तो जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स सीसेट की एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ 849 में आपको मिल जाती है। सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं तो 699 में, और सिर्फ जनरल स्टडीज़ की लेना चाहते हैं तो ओनली एट 449, ठीक है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 16 महीने के करंट अफेयर्स के टेस्ट आपको मिलेंगे ओनली एट 299, और सिर्फ आप सीसेट की टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं जिसमें 10 सीसेट के आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, दैट विल बी अवेलेबल एट 249। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी आप चाहें उसमें एनरोल करें। सारे के सारे आपको लिंक हमारी वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएंगे। किसी भी चीज़ को लेकर कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 9150449990, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। चलिए, बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको ये सेशन से किसी भी तरीके की कुछ भी हेल्प मदद मिल रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, आज का सेशन इतना ही रखते हैं, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जो भी डाउट्स हैं क्वेरीज़ हैं कमेंट करते रहें। अदरवाइज़ भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, क्या कितनी आपको हेल्प हो रही है, ये तरीके की बातें भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और कोई और सजेशन फीडबैक देना चाहें तो वो भी ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दैट मे ऑल्सो यू कैन डू इट, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसको आप सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स ओकुल्ट के नाम से, या फिर आप इसको टेलीग्राम में टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की हाइना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।